भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS शॉर्ट में बोलते हैं इसको, was introduced on August 11, 2023 टू रिप्लेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारे पास था 2023 से पहले। ठीक है, हमने उसको रिपील कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसके जगह हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लाया। ठीक है, ये एक्ट लाने के पीछे, ये कोड नया लाने के पीछे क्या एम क्या था कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमारे इंडिया में है उसको मॉडर्नाइज करें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन थे उस समय पे जिसको वो टेक ओवर करता था सीआरपीसी। ठीक है, लेकिन वो मसले आज नहीं है। आज हमें कुछ नए प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने उसके लिए नया लॉ चाहिए था। ठीक है, तो हमने 2023 में इस लॉ को लाया। 11 अगस्त 2023 को ये बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास गया, उनका असेंट मिला 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और ये केम इनटू फोर्स हुआ जुलाई 1, 2024। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो गया। इस एक्ट के अंदर टोटल सेक्शन 531 है, 531 है, चैप्टर है 39 और इसको 2 शेड्यूल में बांटा गया है। ठीक है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है क्रिमिनल केस के बारे में कि ये कोई भी क्रिमिनल केस कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अरेस्ट होगा, कैसे एफआईआर होगा, कैसे कोर्ट के पास जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस शुरू कैसे होता है? तो शुरू होता है किसी अपराध से। ठीक है, अपराध होगा तभी तो क्रिमिनल ट्रायल शुरू होगा ना, अपराध से। ठीक है, अपराध मीन्स ऑफेंस। ऑफेंस का डेफिनेशन बार बार पूछा गया है, तो ऑफेंस का डेफिनेशन होता है एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल अंडर लॉ। ठीक है, कोई भी ऐसा कृत्य या ओमिशन, ठीक है, जो किसी लॉ में पनिशेबल है उसको ऑफेंस कहा जाता है। ठीक है, एक्ट का मतलब जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया। ओमिशन का मतलब होता है कुछ ऐसी ड्यूटी जो आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं की। ठीक है, तो वो होता है ओमिशन। मैंने एग्जांपल भी बताया था कि एक्ट का मतलब है आप किसी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन आप गाली दे रहे हो। ठीक है, तो ये है एक्ट और ये पनिशेबल है। ओमिशन का मतलब है जैसे मान के चलिए कोई स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में एक गार्ड होता है कि बच्चे वहां पे तैरे तो उसको देखभाल करे। एक बच्चा तैर रहा था, वो अपनी बीवी से बात कर रहा था, जो सेफ गार्ड रहता है वहां पे वो, और वो बच्चे पर ध्यान नहीं देता, बच्चा डूब के मर जाता है। तो उसने क्या किया? ओमिशन करा। ठीक है, कोई डॉक्टर है जिसने हॉस्पिटल में जॉब कर, ठीक है, वहां पे पेशेंट को दवा रेगुलरली देना होता है, उसने दवा रेगुलरली नहीं दिया, वो मर गया। ये क्या हुआ? ये ऑफेंस है ओमिशन का। ठीक है, ये भी। तो एक्ट और ओमिशन कोई भी जो आपको करना चाहिए था वो पनिशेबल है। ठीक है, तो वो हो गया ऑफेंस। ऑफेंस बीएनएसएस के अंदर 6 तरीके का होता है। ठीक है, 6 टाइप के ये ऑफेंस होते हैं अपने बीएनएसएस के अंदर। सबसे पहला होता है कॉग्निजेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनी ऑफेंस विच इज लेस हीनियस, सॉरी मोर हीनियस, कोई भी ऐसा अपराध जो नेचर में हीनियस हो। ठीक है, और पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा नेचर है, दूसरा ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या है कि ये हीनियस नहीं होगा। ठीक है, तो हीनियस नहीं होगा तो लेस हीनियस होगा। ठीक है, तो लेस हीनियस होगा और इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, मतलब बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है नॉन कॉग्निजेबल। तीसरा है आपका बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, बेलेबल का मतलब होता है जिसमें आपको बेल मिल जाता है और बेल आपका अधिकार होता है, कोई भीख नहीं। ठीक है, कोर्ट आपको बेल देने के लिए उसमें बाध्य होता है। कभी कभी पुलिस भी आपको बेल दे सकता है, सब्जेक्ट टू नेचर ऑफ। ठीक है, अगर हल्का फुल्का ऑफेंस है तो पुलिस भी पैसा लेके बेल दे सकता है, मतलब जो भी उसका प्रोसीजर रहेगा पर
ठीक है, और कोर्ट भी दे देता है, तो ऐसा होता है। तो बेलेबल का मतलब है एनी ऑफेंस, ठीक है, जिसमें आपको बेल लेना मैटर ऑफ राइट होता है, ठीक है, और ये थोड़ा लेस हीनियस होता है। अगर और आपको डेफिनेशन को एक्सटेंड करना हो तो आप लिख सकते हो लेस हीनियस इन नेचर, ठीक है। फोर्थ है आपका नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब जिसमें आपको बेल मिलना आपका राइट नहीं होता है, ठीक है, वो डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट होता है, क्योंकि ये अपराध कैसे होते हैं, ये हीनियस होते हैं, ठीक है, हीनियस ऑफेंस। एग्जाम्पल फॉर मर्डर, रेप, ये सब क्या है, ये सब नॉन बेलेबल है। इसमें आपको बेल देना या न देना कोर्ट के ऊपर है, ठीक है, वो डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट होता है, आपका राइट उसमें नहीं होता, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल, इसके बाद है नॉन बेलेबल, इसके बाद है आपका पांचवा कंपाउंडेबल, ठीक है। कंपाउंडेबल मतलब होता है समझौता योग्य, ठीक है, ऐसा कोई अपराध जिसमें आप एक विक्टिम पार्टी और अक्यूज्ड पार्टी सहमति से केस को खत्म कर सकता है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। तो कंपाउंडेबल का मतलब समझौता युक्त। तो ये कैसा अपराध होगा, स्वाभाविक है, जब दोनों में मिल के खत्म कर सकते हैं तो लेस हीनियस होगा, बराबर। अब मर्डर कर दिया, पैसा लेके छोड़ सकते हैं क्या, नहीं छोड़ सकते, तो लेस हीनियस है, तो वो कंपाउंडेबल होगा। और अगर हीनियस अपराध था, ठीक है, तो वो हो जाएगा नॉन कंपाउंडेबल। नॉन का मतलब नहीं मिलने वाला, सीधा समझ लो, नॉन कंपाउंडेबल। तो नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ऐसा कोई अपराध जो हीनियस हो, जिसमें समझौता पार्टी मिलके नहीं कर सकती, ठीक है। दो पार्टी होता है ना किसी अपराध में, तो दोनों पार्टी मिलके भी चाहे ना तो वो मामला खत्म नहीं कर सकता, वैसे मामले हीनियस होते हैं, इसीलिए वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, ठीक है। मैंने पीडीएफ भेजा है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, पूरा कवर किया गया है इस पीडीएफ में, ठीक है। तो ये हो गया 6 टाइप के आपके ऑफेंस। अब एक एक एग्जांपल दे देता हूं सभी का, मैं एग्जांपल स्किप कर दिया था। कॉग्निजेबल ऑफेंस हीनियस होता है, ठीक है, उसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, टेररिज्म, ये सारे अपराध जो हैं वो कॉग्निजेबल अपराध होते हैं, क्योंकि ये हीनियस होते हैं, ठीक है। इसमें जब तक पुलिस जाएगा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने, तब तक वो बंदा रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, भाग जाएगा, बराबर। तो आरोपी को ऑन द स्पॉट पकड़ा जाए, क्योंकि यह अपराध हीनियस है, इसीलिए इसमें पुलिस को पावर दिया गया है, ठीक है। दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, जो अपराध थोड़ा लेस हीनियस होता है, ठीक है, इसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके ही अरेस्ट करने का अधिकार है, अन्यथा पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे डिफेमेशन को हो गया, डिफेमेशन का हो गया, पब्लिक न्यूसेंस का हो गया, माइनर असॉल्ट का हो गया, ये सब क्या है, लेस सीरियस ऑफेंसेस है, ठीक है। तीसरा है बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। बेलेबल का मतलब ऐसा कोई अपराध जो लेस हीनियस हो, ठीक है, और इसमें बेल जो है अक्यूज का राइट होता है, ठीक है। अपराध कैसे, जैसे कोई तो किसी को चमाट मार दिया, या छोटा मोटा चीटिंग हो गया, या पब्लिक न्यूसेंस किया, तो ये क्या है, ये लेस हीनियस है, ठीक है, तो इसमें बेल मिल जाता है। फोर्थ है ऑफेंस आपका नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब जिसमें बेल आपको नहीं मिल सकता, वो डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट होता है। ये ऑफेंस जो होते हैं वो सीरियस होते हैं, जैसे मर्डर, डाउरी डेथ, रेप, ये सब जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो पांचवा है कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल का मतलब होता है ऐसा कोई अपराध जिसमें दोनों पार्टी मिलकर समझौता करके खत्म कर सकते हैं केस को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो उसमें आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती, आप दोनों पार्टी भी सेटल करके खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो वो लेस हीनियस होता है, जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी के घर में घुस गए, या किसी को चोट पहुंचा दिए, या किसी का मानहानि कर दिए, ये सब लेस हीनियस होता है और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। लास्ट है छठा अपराध, वो है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। इसमें आप कॉम्प्रोमाइज करके केस को खत्म नहीं कर सकते, दोनों पार्टी चाहे भी तो नहीं कर सकती, वो कोर्ट में ही जाएगा। अगर कोर्ट को लगेगा तो फिर कोर्ट जो है उसको समझौता करके खत्म कर सकता है, नहीं तो नहीं। इसमें भी डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट होता है, ठीक है।
ये मामले जो होते हैं वो हीनियस होते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। इस सब मामले में जो है कोर्ट जो है मामले को सलटाने के लिए दोनों पार्टी की सहमति नहीं लेती। ठीक है, कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पर देखता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। अब ऑफेंस तो हो गया ये 6 टाइप का। जब किसी अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है, ठीक है, और वो अपराध की सूचना कौन सी होनी चाहिए? कॉग्निजेबल। हमेशा याद रखना, जब कोई अपराध पुलिस के पास आता है, किसी अपराध की सूचना, एग्जाम्पल फॉर मेरे मोहल्ले में किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, मैंने आरोपी को नहीं देखा, मैंने डेड बॉडी देखी, मैंने तुरंत पुलिस को कॉल करा, ठीक है, या मैं पुलिस स्टेशन गया कि भाई फला फला जगह पे एक मर्डर हो गया है, वहां पे डेड बॉडी पड़ा है। पुलिस आएगा, देखेगा, ठीक है, अगर पुलिस को लगेगा कि नहीं ये मर्डर का जो है जिक्र कर रहा है अपनी सूचना में, तो पुलिस एफआईआर लिख देगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यहां पे हमेशा याद रखना, जब कोई हीनियस ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है तो वो हीनियस ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, और जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो 173 सेक्शन है बीएनएसएस का, उसमें ये प्रावधान है कि कोई भी अपराध जिसकी सूचना पुलिस को मिलती है और वो नेचर में कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल मतलब हीनियस है, तो पुलिस डायरेक्ट एफआईआर लिखेगी। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, प्रथम सूचना पत्र भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो एफआईआर हो गया, पुलिस ने लिख दिया। अगर पुलिस के पास किसी ऐसे अपराध की सूचना मिलती है जिसको देख के पुलिस को लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो क्या होगा? वो लेस हीनियस होगा, लेस हीनियस होगा तो क्या होगा? नॉन कॉग्निजेबल होगा, बराबर। तो नॉन कॉग्निजेबल होगा तो पुलिस क्या लिखेगी? एनसीआर। ठीक है, अगर हीनियस ऑफेंस है तो एफआईआर लिखेगा, अगर लेस हीनियस है तो पुलिस क्या लिखता है? एनसीआर। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एफआईआर भी हमारे बीएनएसएस के अंदर 4 तरीके का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एफआईआर, टाइप्स ऑफ एफआईआर। फर्स्ट होता है रेगुलर एफआईआर। ठीक है, रेगुलर या सिंपल एफआईआर बोलते हैं इसको। ठीक है, एफआईआर, रेगुलर एफआईआर का मतलब क्या होता है? कोई भी अपराध की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस को लगता है कि ये अपराध जो है नेचर में हीनियस है, ठीक है, तो वो एफआईआर लिखती है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के आधार पर जो एफआईआर लिखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेगुलर एफआईआर। ठीक है, रेगुलर। दूसरा है आपका जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर का मतलब है कि कहीं पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो होना, ठीक है, लेकिन जुरिस्डिक्शन अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर, मैं जा रहा था चर्च गेट, ठीक है, चर्च गेट में मेरा बैग चोरी हो गया, ठीक है, मेरे बैग में 1 करोड़ रुपया था। ठीक है, अब 1 करोड़ का जब थेफ्ट होता है तो वो कॉग्निजेबल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब आप थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे जाके बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, तो उसमें बताया गया है कि 5,000 तक का, ठीक है, अगर चोरी होता है तो वो नॉन कॉग्निजेबल होगा। ठीक है, अगर 5,000 से ज्यादा की संपत्ति थी तो वो फिर कॉग्निजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 करोड़ का चोरी हुआ है तो ये हो गया कॉग्निजेबल, तो कॉग्निजेबल हुआ है तो पुलिस को क्या लिखना पड़ेगा? एफआईआर। अब पुलिस में मेरा चोरी हुआ है चर्च गेट में, मैं कहाँ लिखा हूँ एफआईआर? अगर मैं मलाड में लिखा हूँ तो बोलेगा चर्च गेट में चोरी हुआ है तो तुम इधर कैसे आ गए, तुम चर्च गेट में जाओ लिखाने। अगर मैं चर्च गेट में लिखाता हूँ तो वो बोलेगा तुम रहते मलाड में हो तो तुम मलाड में जाके लिखाओ, बराबर। तो ऐसा पहले बहुत कंफ्यूजन होता था और पुलिस जो है खुद को मतलब ज्यादा स्ट्रगल ना करने के लिए एफआईआर ही नहीं लेता था। भाई ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ है, तुम जाओ उधर, उधर भेज देता था इधर। तो इस भाग दौड़ को खत्म करने के लिए जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है,
जीरो एफआईआर का मानना है कि अपराध कहीं भी हो, ठीक है, उस बंदे को जिस जुरिस्डिक्शन में सही लगेगा वहां पे एफआईआर दर्ज करा सकता है, ठीक है। अब उस पुलिस वाले की ड्यूटी है कि भाई जुरिस्डिक्शन देख के तुम उस एफआईआर को सामने वाले पुलिस स्टेशन में भेज दो। अब मैं कॉमन आदमी हूं, मुझे जुरिस्डिक्शन का पता नहीं, ठीक है, मेरा चोरी हो गया चर्च गेट में, मैं चोरी चर्च गेट में एफआईआर दर्ज करा दिया। अब अगर वहां पे जुरिस्डिक्शन उस पुलिस स्टेशन का नहीं है तो वो पुलिस की ड्यूटी है कि वो एफआईआर मेरे रिलेटेड जो भी जुरिस्डिक्शन में मेरा मैटर जा सकता है उस वाले पुलिस स्टेशन में भेज दे, ठीक है। तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन हुआ है तो भी आप एफआईआर दर्ज करोगे और वो एफआईआर जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी रहेगा, कंसर्निंग पुलिस स्टेशन रहेगा, ये पुलिस वाले की ड्यूटी होगी कि उस पुलिस वाले को उस पुलिस स्टेशन में उसको ट्रांसफर करे, ठीक है। तो आम पब्लिक का जो प्रॉब्लम था पहले का उसको खत्म कर बेसिकली, ठीक है। तीसरे टाइप का जो एफआईआर है वो है क्रॉस एफआईआर, ठीक है। क्रॉस एफआईआर, क्रॉस एफआईआर का मतलब क्या होता है, मतलब क्रॉस का मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैंने शिवानी मैडम के ऊपर एफआईआर किया, ठीक है, कि ये मेरे साथ चीट की है, वो मेरे खिलाफ जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा दी कि इसने मुझे हरेस किया है, ठीक है। तो जब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराया जाता है तो उसको बोला जाता है क्रॉस एफआईआर, ठीक है, क्रॉस एफआईआर। फोर्थ जो एफआईआर का टाइप है वो है मल्टीपल एफआईआर, ठीक है, मल्टीपल एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर का मतलब है जैसे आपने हाल ही में सुना होगा कि ये नुपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर हो गया था हर स्टेट में, ठीक है। अभी आपने सुना होगा वो जो समय रैना और ये दो चार जो है ना इन्फ्लुएंसर, जो था ना अपना यार समय रैना के एक शो में गॉट लैटेंट वाले में, उनके खिलाफ भी बहुत सारे स्टेट में एफआईआर हो गया, ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर, हाँ, तो जब किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बहुत सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर होता है तो उसको बोला जाता है मल्टीपल एफआईआर, ठीक है। मल्टीपल एफआईआर के केस में एक हमेशा याद रखना, जैसे मान के चले अभी रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर यूपी में हुआ, अपना कोलकाता में हुआ, बिहार में हुआ, मुंबई में हुआ या कहीं और हुआ, ठीक है, मल्टीपल स्टेट में एफआईआर हो गया, मल्टीपल एफआईआर हो गया, तो वो हर स्टेट में तो जा नहीं सकता, बराबर। तो जब मल्टीपल एफआईआर होता है स्टेट लेवल पर तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, ठीक है, और उस मल्टीपल एफआईआर को किसी एक कोर्ट को अप्रोच करके वहां पर ट्रांसफर करा दे, ठीक है। इससे क्या होता है, सामने वाले को सहूलियत होता है। जैसे रणवीर का ही मामला ले लीजिए, अगर बिहार में एफआईआर हुआ है तो अब उसको बिहार में जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, वहां के कोर्ट में इंक्वायरी चलेगी। मुंबई में हुआ है तो मुंबई आना पड़ेगा, मतलब हर स्टेट में उसको जाना पड़ेगा। तो हर स्टेट का जब मामला आता है तो उसका सीनियर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर हाई कोर्ट आ जाता है, ठीक है, हर स्टेट आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट हर स्टेट के एफआईआर को क्लब करके किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लाके खड़ा कर देगा और फिर वहां पे उसका ट्रायल शुरू हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 टाइप्स ऑफ एफआईआर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया टाइप्स ऑफ एफआईआर, ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कोर्ट। अब एफआईआर हुआ है तो कोर्ट का भी तो टाइप होगा ना, ड्यूरेशन होगा, कोर्ट का जो है पावर होगा, कोर्ट का नाम होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोर्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला है पीडीएफ, अगर आप लोग चाहें तो खोल सकते हैं, पीडीएफ में भी है, ठीक है। चैप्टर 2 ऑफ बीएनएसएस में सेक्शन 6 से 21 में ये समझाया गया है कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए हमारे देश में कौन कौन से कोर्ट हैं और उनके पावर क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे क्रिमिनल कोर्ट में सबसे ऊपर वाला जो कोर्ट है, सबसे ऊपर वाला कोर्ट हाई कोर्ट माना जाता है, ठीक है। हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर है उस कोर्ट को, तो वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पनिशमेंट की बात चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पनिशमेंट के बारे में, ठीक है। पनिशमेंट हमारे भारतीय कानून में 6 टाइप के दिए गए हैं बीएनएस में, ठीक है। ये याद रखना, पनिशमेंट जो है वो बीएनएसएस में नहीं है, बीएनएस में है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना।
तो ये जो हमारा है क्या बोलते हैं पनिशमेंट, वो पनिशमेंट होता है 6 टाइप का, ठीक है, 6 टाइप के पनिशमेंट है। सबसे पहला है हमारा डेथ सेंटेंस, ठीक है, सबसे पहला डेथ सेंटेंस। दूसरा है हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तीसरा है हमारा इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट। फोर्थ है हमारा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ऊपर जो मैंने बताया इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट जो होता है 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है सिंपल और एक होता है रिगरस, रिगोरस, ठीक है। ये हो गया, चौथा हो गया आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा हो गया फाइन, छठा हो गया आपका कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस पहले नहीं था, ये अभी जो नया एक्ट आया है उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। पहले हमारे सीआरपीसी में जो था, ये आईपीसी में 5 ही तरीके के पनिशमेंट थे, ठीक है। अभी वाले में 6 तरीके का कर दिया गया है, कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया है। तो हमारे अभी कानून में पनिशमेंट 6 टाइप का, ठीक है। पहला है डेथ पेनल्टी, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा है इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल, जेल 2 तरीके का हो सकता है, एक सिंपल, सिंपल का मतलब है जाओ खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। दूसरा हो सकता है रिगरस, रिगरस का मतलब है सश्रम, मतलब वहां पे जाओगे तो आप मेहमान नवाजी नहीं कराया जाएगा, आपसे आपसे काम करवाया जाएगा, पत्थर तुड़वाया जाएगा, खाना बनवाया जाएगा, कुछ न कुछ आपसे काम लिया जाएगा, उसको बोला जाता है रिगरस, ठीक है। फोर्थ है आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कुर्की जब्ती, जब कोई अक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, बार बार समन करने के बाद, वारंट बाद, ठीक है, तो उसको जो है ये वांटेड घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। वांटेड होने के बाद भी नहीं मिलता है ना, तो फिर उसके घर को सील कर दिया जाता है, फोरफिट कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। पांचवा है फाइन, फाइन का मतलब जो मॉनेटरी कंपनसेशन लगाया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं फाइन, ठीक है। छठा है आपका कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस का मतलब सामाजिक सेवा, ठीक है। कोई भी बंदा कोई पहली बार अपराध करता है, ठीक है, और अपराध बहुत छोटा है, तो कोर्ट उसको जेल भेजने के बजाय बोलती है कि आप 15 दिन ट्रैफिक हवलदार का काम करोगे, 1 महीना किसी गरीब आश्रम में खाना खिलाओगे, ठीक है, या 1000 पेड़ लगाओगे, तो कुछ इस तरीके का पनिशमेंट दिया जाता है ताकि वो बंदा जो है रिफॉर्म भी हो जाए और पनिशमेंट भी मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया 6 टाइप के पनिशमेंट। पनिशमेंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब जब कोर्ट के बारे में समझेंगे तो उसके पावर क्या क्या है पनिशमेंट देने के, तो ये समझने से पहले आपको पनिशमेंट समझना चाहिए, इसीलिए मैंने पनिशमेंट समझाया, ठीक है। तो ये हो गया पनिशमेंट। अभी देखते हैं हम कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला है क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोर्ट के बारे में सेक्शन 6 से 21 में समझाया गया है। सबसे ऊपर रखा गया है हाई कोर्ट को, ठीक है। हाई कोर्ट को किसी भी स्टेट का सबसे ऊपर का कोर्ट माना जाता है, हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। इनके पास कोई भी पनिशमेंट जो लॉ में है वो इम्पोज करने का अधिकार है। कोई भी पनिशमेंट का मतलब क्या, ये जो 6 पनिशमेंट मैंने बताया उसमें से कोई भी पनिशमेंट हाई कोर्ट दे सकता है, हमेशा याद रखना। दूसरा है कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट से थोड़ा सा नीचे कोर्ट ऑफ सेशन। मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ, हाई कोर्ट हमारे पास बॉम्बे में है, चर्च गेट में है, ठीक है। स्टेशन से उतरोगे तो बाहर साइड में है, वो है हाई कोर्ट, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन हमारे मुंबई में 2 जगह है, 2 नहीं 3 जगह है। एक है आपका ये डिंडोसी में, एक है बॉम्बे सिटी सिविल चर्च गेट में, और एक है इधर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक और है। तो 3 जगह हमारे मुंबई साइड में 3 जगह सेशन कोर्ट है, ठीक है। सेशन कोर्ट को जो है पावर है वो देखिए क्या है, सेशन कोर्ट के पास पावर है आपका इम्प्रिजनमेंट अप टू डेथ पेनल्टी, ठीक है। अभी मैंने देखा था ना 6 टाइप का पनिशमेंट, सेशन कोर्ट 6 टाइप के पनिशमेंट दे सकता है।
यहाँ पे कंडीशन ये रहता है कि जब वो डेथ पेनल्टी देंगे ना तो वो हाई कोर्ट से अप्रूवल लेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट तो सब पनिशमेंट दे सकता है 6 का 6, ठीक है, सेशन कोर्ट भी 6 का 6 दे सकता है, लेकिन बस डेथ पेनल्टी देगा ना तो वो हाई कोर्ट से अप्रूवल लेंगे। ठीक है, बस इतना कंफर्म करेंगे कि भाई मैं इसको डेथ पेनल्टी देता हूं, आप एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, तो कंफर्मेशन के लिए वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कर नहीं सकते, करना ही होगा क्योंकि मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तीसरे लेवल का कोर्ट जो है वो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इसको शॉर्ट में सीजेएम बोलते हैं। ठीक है, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास 7 साल तक का जेल का जो है देने का अधिकार है। कितना? 7 साल। ठीक है, 7 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं ये। ठीक है, फाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन भी ये अनलिमिटेड लगा सकते हैं। ठीक है, फाइन अनलिमिटेड लगा सकते हैं। ठीक है, ये सीजेएम हमारा बांद्रा में भी है, ये सीजेएम हमारा अंधेरी में भी है, ये सीजेएम हमारा बोरीवली में भी है। सीजेएम का मतलब क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहां जहां है उसके एक लेवल का ऊपर का जो ऑफिसर होता है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो जहां जहां लोअर कोर्ट है वहां वहां सीजेएम होगा ही होगा। ठीक है, फोर्थ लेवल का कोर्ट जो होता है वो है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये जो आप बोरीवली में देखते हो, बांद्रा में देखते हो, चर्चगेट में, ये अपना इधर अंधेरी में देखते हो, वो जेएमएफसी कोर्ट है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। वहां जेएमएफसी कोर्ट के पास 3 साल तक का जेल देने का अधिकार है। कितना? 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट देने का अधिकार है। फाइन इनके लिए बाउंड कर दिया गया है 50,000। ठीक है, जेएमएफसी कोर्ट जो है 50,000 से ज्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता है। ठीक है, ये जो कोर्ट होता है वो लेस हीनियस मैटर देखते हैं, बेसिकली ये समझ लेना। ठीक है, पांचवा कोर्ट है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, हालांकि ये इधर नहीं होता है, ये जो है ना, जो ये रूरल क्षेत्र होता है ना, ग्रामीण एरिया, वहां पे सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं, इधर नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्लास जो होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनके पास 1 साल तक का जेल देने का अधिकार है। ठीक है, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम और 10,000 तक का जुर्माना। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। लास्ट जो कोर्ट है बीएनएसएस के अंदर वो है 6ठे नंबर का, 6th, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इनको जेल वेल भेजने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अगर कोई बंदा लगता है कि ये अपराधी है तो उसको डिटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए कि भाई ये ऑफेंस ना कर पाए। आपने देखा होगा ना, जब कोई ये होता है, इवेंट होता है, तो उनको पता होता है कि ये अपराधी है विचुअल, तो उसको डिटेन करने का अधिकार हो जाता है पुलिस को। ठीक है, कर्फ्यू लगाना है कहीं पे, या कहीं पे कोई ऑर्डर पास करना है कि यहाँ पे भीड़ ना लगाओ, तो ये सब कौन कर सकता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे यार डीएम, ये सीपी, ये सब जो होता है ना, वो सब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के अंदर आते हैं। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा फाइन लगा सकते हैं, उससे ज्यादा उनका कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये 6 टाइप के कोर्ट आपको हमने समझा दिए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? कोर्ट तो हो गया, ठीक है, ट्रायल भी तो होना चाहिए ना, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रायल कितने टाइप का होता है। ठीक है, देखिए, ट्रायल जो है ना हमारा वो होता है 4 टाइप का। ठीक है, ट्रायल जो होता है वो होता है 4 टाइप का। ट्रायल क्या होता है? किसी भी केस का जब प्रोसीडिंग शुरू होता है ना, एफआईआर दर्ज हो गया, ठीक है, अभी देखिए ट्रायल क्या होता है, पहले ये समझ। ठीक है, जब कोई ऑफेंस होता है, आपको पता होगा ऑफेंस होता है, अगर वो कॉग्निजेबल है तो एफआईआर होता है। ठीक है, एफआईआर होगा तो पुलिस
इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद वो अपना रिपोर्ट कोर्ट में जमा करेगी। ठीक है, जैसे ही पुलिस अपना रिपोर्ट कोर्ट में जमा करती है, ट्रायल बिगिन हो जाता है। ठीक है, ट्रायल बिगिन। अब ये ट्रायल जो है वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, तो अभी मैं पूरा प्रोसीजर नहीं बता रहा हूं, पहले मैं ट्रायल बता दूं, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रायल जो होता है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहला जो ट्रायल होता है वो समरी ट्रायल होता है। ठीक है, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में पेटी ऑफेंस है, छोटे मोटे, किसी ने किसी को मार दिया, या ड्रिंक ड्राइव कर लिया, या किसी के गाड़ी को किसी ने स्क्रैच पहुंचा दिया, ठीक है, या कोई ट्रैफिक वायलेशन किया है, तो ये सारे जो अपराध होते हैं वो समरी ट्रायल होते हैं। समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है कि बहुत लेट, मतलब लेस सीनियस, पेटी ऑफेंसेज जिसकी क्विक डिस्पोजल की जरूरत है, वैसे मामले समरी ट्रायल होते हैं। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आपने सुना होगा कि किसी ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया, उसको पुलिस ने समन भेजा। अब जैसे ही समन भेजेगा ना, तो वो सीधा आएगा कोर्ट में। कोर्ट बोलेगा भाई तुमको ये गुनाह कबूल है, वो बोलेगा हाँ सर कबूल है, तुरंत बोलेगा इतना भरो, खत्म, केस वहीं पे डिस्क्लोज, मतलब वो क्लोज। ठीक है, तो ये होता है समरी ट्रायल। उसके लिए फिर लंबा प्रोसीडिंग चलाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे कोई ट्रैफिक वायलेशन हो गया, ड्रिंक ड्राइव कर दिया, किसी के गाड़ी को किसी ने थोड़ा सा सटा दिया, ऐसा, तो ऐसे अपराध में कोर्ट जो है उसके ऊपर फाइन लगा के, अगर वो एक्सेप्ट करता है गुनाह कि हाँ मुझे कबूल है, तो फटाक से उसको फाइन भरा के केस खत्म वहां पे। ठीक है, फिर उसको लंबा नहीं चलाएंगे जो। तो ये होता है समरी ट्रायल। ठीक है, इससे एक स्टेज ऊपर होता है समन ट्रायल। ठीक है, कोई भी ऐसा अपराध है जिसका जो सजा है वो 2 साल से कम है। ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि नहीं यार, इस मामले में जो है सामने वाले को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाले को समन करने की जरूरत है, तो कोर्ट समन इशू करेगा और फिर ट्रायल शुरू होगा। ठीक है, तो 2 साल से अगर कम का अपराध है, जैसे कोई मान के चलो थेफ्ट का है, ठीक है, तो उसमें जो है 10,000 का चोरी किया था या 20,000 का, तो सामने वाले को बुलाना तो पड़ेगा ना कि उसने किया है या नहीं किया है, तो कोर्ट उसको समन भेजेगा। तो 2 साल से नीचे का कोई अपराध हो और कोर्ट उसको समन करके बुलाए, तो वो समन ट्रायल है। ठीक है, इसके बाद है, इसके ऊपर का थोड़ा जाएंगे आप, तो होता है वारंट ट्रायल। ठीक है, वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल 2 साल से ऊपर के किसी भी अपराध में होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा, ठीक है, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा तो पुलिस को अक्यूज्ड मिल नहीं रहा है। ठीक है, या पुलिस को पता चला है कि यहाँ पे अक्यूज्ड है, लेकिन अक्यूज्ड जो है बहुत समझदार है, वो सब कुछ तैयारी के साथ है, तो पुलिस ऐसे अरेस्ट नहीं करेगा। पुलिस क्या करेगा, कोर्ट से परमिशन लेके आएगा कि चलो कोर्ट से परमिशन ले लेते हैं, तब अरेस्ट करने में सुविधा होगा। तो पुलिस जो है कोर्ट से वारंट इशू कराएगा। जब किसी को, देखो अब यहाँ पे वारंट भी 3-4 टाइप का होता है। ठीक है, वारंट जो है, एक होता है सर्च वारंट, एक होता है अरेस्ट वारंट, ठीक है, एक होता है फोरफीट वारंट। ठीक है, इस टाइप के। तो वारंट तो मैं आगे समझा दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब हम लोग प्रोसीजर समझेंगे। तो ये जो अरेस्ट यहाँ पे करना है किसी को, तो पुलिस अरेस्ट वारंट इशू कराती है। ठीक है, तो ऐसा कोई मामला जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ऊपर हो, ठीक है, और कोर्ट को वारंट इशू करना पड़े सामने वाले को लाने के लिए, ठीक है, तो वो होता है वारंट ट्रायल। ट्रायल शुरू होता है ऑन द बेसिस ऑफ वारंट, तो ये हो गया वारंट ट्रायल। ठीक है, ट्रायल इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ समन, समन ट्रायल हो गया। ठीक है, ये बस थिन लाइन है, ये याद रखना। लास्ट है आपका सेशंस ट्रायल। ठीक है, सेशंस ट्रायल। सेशन ट्रायल का मतलब ऐसा कोई अपराध जो हीनियस हो, ठीक है, और जिसमें लोअर कोर्ट नहीं देख सकता, तो वो कौन देखेगा, सेशन कोर्ट इनडायरेक्टली, क्योंकि सेशन कोर्ट के पास पूरा मामला देखने का अधिकार है। ठीक है, लोअर कोर्ट के पास तो 7 ही साल का देखने का अधिकार है। तो ये बात याद रखना कि कोई भी अपराध जिसमें 7 साल से ऊपर का पनिशमेंट हो, ठीक है, क्योंकि लोअर कोर्ट नहीं देखेगा ना यहाँ पे, तो सेशन कोर्ट को देखने के लिए 7 साल से ऊपर का जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल से नीचे के लिए तो सीजेएम का पावर भी है, बराबर। तो 7 साल से ऊपर का कोई हो, अपराध हुआ हो, ठीक है, और वो सेशन कोर्ट कंडक्ट कराती है ट्रायल, तो वो होता है सेशंस ट्रायल। ठीक है, तो ये ट्रायल में सभी को समझ में आया। मामला लेसिनियस होता है, लेसिनियस मतलब नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तब हम NC
सी, नॉन कॉग्निजेबल आर, आर का मतलब रिपोर्ट, तो एनसीआर लिखते हैं। ठीक है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर, तो इसमें पुलिस क्या लिखेगा, एफआईआर। ठीक है, अब एफआईआर लिखते ही पुलिस को पावर आ जाता है कि वो उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, फिर अब पुलिस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से समझना अच्छे से है, पुलिस करेगा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगा तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले करेगा पुलिस, पहले सबसे पहले याद रखना इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है आपका, इन्वेस्टिगेशन का मतलब कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए पुलिस के द्वारा जो प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है उसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा भी जाता है कई बार, डिफाइंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है फॉर दी कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, जो प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा उसको बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के सब क्लॉज जे में डिफाइन किया गया है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक 3 तरीके का एक तरीके से होता है, एक होता है इन्वेस्टिगेशन रेगुलर, दूसरा होता है री इन्वेस्टिगेशन और तीसरा होता है फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी एफआईआर हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ले। ठीक है, जांच पड़ताल शुरू कर दे। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसमें कोई ऐसे एविडेंस थे जो मिस हो गए, ठीक है, जिसको पुलिस ने कलेक्ट नहीं किया, तो फिर उसको वापस से इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, उसी इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको बोला जाता है री इन्वेस्टिगेशन। तीसरा होता है फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है ना और कुछ पता नहीं चलता, ठीक है, कि भाई इसमें कुछ मिला या नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता मान के चलिए, तो कोर्ट वापस से बोलता है कि एक बार इसको फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, वापस से कीजिए और अच्छे से नए तरीके से, जो पीछे आपने किया ना उसको छोड़ दो। फ्रेश का मतलब ताजा, नया, वापिस से। ठीक है, तो 3 तरीके का नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करेगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहली बात एक याद रखना, एक अरनेश कुमार का केस आया था। ठीक है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी मामला जिसका सजा 7 साल से कम हो, ठीक है, उसमें पुलिस सीधे अरेस्ट नहीं करेगी अक्यूज्ड को। ठीक है, पुलिस जो है सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाएगी और ये देखेगा कि उसमें भाई कोई बंदा जो है वो संलग्न है या नहीं है। इसके लिए पुलिस क्या करेगी, अक्यूज्ड को समन कर सकता है, नोटिस भेज सकता है। ठीक है, पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखना। किस केस में कहा था, अरनेश कुमार के केस में। अरनेश कुमार के केस में क्या हुआ था, एक लड़की ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया था कि वो मतलब प्रताड़ित करता है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का, और उसमें 7 साल से कम का पनिशमेंट था। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था बिना पूछे कि भाई तुमने किया भी है या नहीं किया है। तो कोर्ट ने उस टाइम पे बहुत उनको समझाया सुनाया कि आप किसी महिला के महज एक कंप्लेंट पर आप किसी को अरेस्ट कर लेते हो, ये तो गलत बात है ना। आप इन्वेस्टिगेशन करो, है वो अक्यूज्ड या नहीं है, उसने सही में ऐसा कुछ किया है या नहीं किया, ऐसा तो करना चाहिए ना। तो उस केस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को। ठीक है, तो अब मान के चलिए कोई भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, ठीक है, तो एफआईआर दर्ज किया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के सबसे पहले क्या करेगा, वो पहले वो घटना स्थल पर जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ में भी भेजा है, अगर कोई पीडीएफ देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने प्रोसीजर वाइज बताया है कि क्या क्या उसमें प्रोसीजर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या था आपका, ये है, किधर गया, हाँ देखिए पेज नंबर 9 में है वो। ठीक है, नहीं 9 में नहीं है,
पेज नंबर आपका किधर गया, पेज नंबर है नहीं दिख रहा है, पेज नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपके 5-6 पेज के बाद है, ठीक है। उसमें देखिए सबसे पहला क्या है ट्रायल में, सबसे पहले होगा कोई ऑफेंस, ठीक है। ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल होगा, कॉग्निजेबल होने के बाद क्या होना चाहिए, पुलिस उसका एफआईआर लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पुलिस हर अपराध में तुरंत एफआईआर नहीं लिखता, ठीक है। हर कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर नहीं लिखता, ठीक है। क्यों नहीं लिखता, क्योंकि जब एफआईआर लिखा जाता है तो आपको पता होगा उसका एक नंबर होता है, ठीक है। नंबर का मतलब है कि अब वो रिकॉर्ड में आ गया। अब किसी भी पुलिस स्टेशन में हर मामले में पुलिस एफआईआर लिखता जाएगा और उसका डिटेल उसको हर वीक जो है अपने सुप्रीम को, जो एसपी होगा डीएसपी होगा, उसको भेजा जाता है, महीने में एक बार मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, बराबर। तो उसका डीएसपी क्या बोलेगा, तुम्हारे एरिया में बहुत मामले बढ़ रहे हैं, हर दिन एफआईआर हो रहा है, बराबर। तो उस पुलिस वाले के ऊपर सवाल खड़ा होगा कि तुम कर क्या रहे हो फिर, जब इतने एफआईआर हो रहे हैं, बराबर। तो पुलिस इसी सब को छिपाने के लिए क्या करता है, वो एफआईआर नहीं लिखता, ठीक है। तो भाई मैं एफआईआर लिख दूं और बाद में फिर कुछ नहीं मिला तो एक एफआईआर हमारे नाम से ऐड हो गया कि भाई तुम्हारे एरिया में एफआईआर बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस इसीलिए जनरली एफआईआर दर्ज नहीं करता। हालांकि बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करना चाहिए बिना किसी सोच संकेत के, ठीक है, ऐसा। तो हम कहाँ थे, हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, एफआईआर हो गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, ठीक है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, विजिटिंग द क्राइम सीन, पहले घटना स्थल पे जाएगा पुलिस, ठीक है। घटना स्थल पर जाके क्या करेगा, वो वहां पे एविडेंस कलेक्ट करेगा, ठीक है। एविडेंस में जैसे विटनेस होगा उसकी गवाही लेगा, अगर कोई मर्डर का, जैसे हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का लिया था तो वहां पे वेपन होगा, उसको फॉरेंसिक में भेजा जाएगा, उसके हाथ का जो है फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी वहां पे विटनेस होंगे उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, ठीक है। उसके आधार पर अगर पुलिस को लगता है कि अक्यूज्ड को अरेस्ट करना है तो पुलिस वहां पे उसको अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस क्या करेगा, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देगा, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देगा। अब ये हो गया। अब यहाँ के बाद पुलिस क्या करेगा, 24 आवर्स, ठीक है, जैसे ही पुलिस के अरेस्ट होने के 24 घंटे हो गए उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होगा, किसको, अक्यूज्ड को। अब यहाँ पे अक्यूज्ड के कुछ राइट दिए गए हैं, ठीक है। अक्यूज्ड का क्या राइट है, वो किसी एडवोकेट से मिल सकता है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके पेरेंट को इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है, उसके पेरेंट या फैमिली पर्सन को, ठीक है। अक्यूज्ड के पास ये अधिकार है कि वो मेडिकल कराने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करे, ठीक है। अक्यूज्ड के पास ये राइट है कि 24 आवर्स के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए, ठीक है। अक्यूज्ड के पास ये राइट है कि पुलिस उसको पूरी तरीके से सुने, बिना सुने उसको अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मेरे पास मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है, मेरे खिलाफ एविडेंस मिले हैं तो पुलिस मुझे पूछेगा कि भाई आपने ये अपराध किया था या नहीं किया था, मेरे पास ये सारे एविडेंस हैं, अगर आपके पास इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ है तो दो, नहीं तो मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पे किसी ने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दिया कि मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, ठीक है, कहां पे, मलाड स्टेशन पे। पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई, ठीक है, मैंने पुलिस को बोल दिया कि भाई जहां ये मर्डर हुआ था वहां मैं उस दिन था ही नहीं, ठीक है। अब कैसे कैसे होगा ये, ठीक है। तो पुलिस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि वहां पे सीसीटीवी फुटेज देखेगा, वहां पे मैं था या नहीं था, मेरे टिकट मांगे जाएंगे कि आप नहीं थे तो कहीं तो गए होगे ना, उधर का टिकट दिखाओ, तो फिर वो सब दिखा के मैं बच सकता हूँ, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले क्या करेगा यहाँ पे
पुलिस जो है मुझे भी पूरा बोलने का मौका देगा। ये सारी चीजें होने के बाद पुलिस क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास मुझे लेके जाएगा। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पुलिस को दे दे उस अक्यूज को कि भाई तुम उसको इन्वेस्टिगेट करो अच्छे से, या तो बोलेगा कि नहीं तुम बहुत उसको मार सकते हो, मैं इसको जेल भेज देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ दो कंडीशन, दो चीज होता है, एक होता है पीसी, दूसरा होता है जेसी। ठीक है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। आमतौर पर जो वकील होते हैं इसको बोलते हैं रिमांड। ठीक है, रिमांड। जब कोई अक्यूज को पुलिस पकड़ के लाता है ना मजिस्ट्रेट के पास, तो वकील इसको बोलते हैं कि रिमांड वाला केस है। ठीक है, तो यहाँ पे वकील का काम क्या होता है, अगर वकील वो हायर करता है तो कोर्ट में बोलेगा कि भाई इसको रिमांड जो है जेसी दिया जाए, पीसी न दिया जाए। जबकि पुलिस बोलता है कि भाई मामले की गंभीरता को देखते हुए कम से कम मुझे 5 दिन तो चाहिए ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, तो पुलिस जज जो है आमतौर पर 5 दिन दे देता है कि किसी भी मामले को तो 5 दिन तो चाहिए ना पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, किसी किसी मामले में पुलिस जज को लगता है कि नहीं 5 दिन की जरूरत नहीं है तो 2 दिन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो ये पुलिस कस्टडी है वो 14 दिन का होता है। ठीक है, 14 डेज। ठीक है, उससे पुलिस को जो है कस्टडी नहीं मिल सकता, हालांकि 14 दिन नहीं 15 दिन हो गया है अब। ठीक है, 15 दिन पुलिस कस्टडी 15 दिन के लिए मिल सकता है। पहले जो सीआरपीसी था उसमें 15 दिन में आपको इनिशियली 15 दिन लेना होता था। ठीक है, अभी वाले जो बीएनएसएस है उसमें जो है 15 दिन में पुलिस कभी भी ले सकता है, 15 दिन। ठीक है, पुलिस ने अभी मजिस्ट्रेट के पास अक्यूज्ड को लाया है। ठीक है, अक्यूज्ड को लाया है, अब मजिस्ट्रेट या तो उसको पीसी दे या जेसी दे। ठीक है, अगर पीसी देता है तो 5 दिन का दे सकता है, 10 दिन का दे सकता है, 15 दिन का दे सकता है, 15 दिन से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि पीसी का जो मैक्सिमम पीरियड है 15 दिन है। ठीक है, अगर पुलिस को लगता है कि अभी मुझे 5 दिन चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिलहाल नहीं चाहिए, तो 5 दिन का ले लिया। अब दूसरी बार कोर्ट में आया 5 दिन होते ही, अब कोर्ट बोलेगा पुलिस को कि भाई आपको कस्टडी चाहिए या जेल भेज दूं, इसको जेसी में दे दूं। पुलिस बोलेगा कि सर अभी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब जेल भेज दिया, मान के चलिए जेल भेज दिया। पुलिस ने यहाँ अभी कितना दिन लिया था, 5 दिन। अगर पुलिस को लगता है कि नहीं इसको जेसी तो भेज दिया लेकिन मुझे अभी 5 दिन के लिए और चाहिए, तो कोर्ट में परमिशन लेके वो 5 दिन और ले सकता है अक्यूज्ड को अपने अंडर में। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये पहले नहीं था, पहले जो सीआरपीसी था उसमें आप इनिशियली मतलब शुरुआती में 15 दिन ले लिए तो ले लिए, उसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जो बीएनएसएस आया है उसमें यह प्रावधान कर दिया है कि पुलिस को 15 दिन मिलेगा, चाहे वो 60 दिन में कभी भी ले, या 60 दिन में 40 दिनों के अंदर ले सकता है, और 90 दिन में 60 दिनों के अंदर। अब आप यहाँ बोलोगे ये 60 दिन और 90 दिन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बता दूं 10 साल से, ठीक है, ऊपर का कोई भी अपराध है, ठीक है, 10 साल से ज्यादा का पनिशमेंट अगर किसी ऑफेंस में है तो उसमें पुलिस को अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 90 दिन मिलता है। ठीक है, 90 दिन। अगर 10 साल से कम का कोई ऑफेंस है, ठीक है, पनिशमेंट है, तो उसमें पुलिस को 60 दिन मिलता है अपना रिपोर्ट बनाने के लिए, फाइनल रिपोर्ट विच इज नोन एज चार्जशीट। ठीक है, अगर पुलिस ने 60 दिन में, ठीक है, 10 साल से कम वाले पनिशमेंट में, और 90 दिन 10 साल से ऊपर वाले पनिशमेंट में अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं करता है तो अक्यूज्ड को मिल जाता है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल। ठीक है, अब यहाँ पे बेल भी 4 टाइप का होता है। ठीक है, बेल क्या होता है, 4 टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल मतलब आपने अपराध किया, मजिस्ट्रेट के पास गया, मजिस्ट्रेट ने जेसी में भेज दिया, अब आपने बेल एप्लीकेशन लगाया, बेल आपको ग्रांट हो गया, ये हो गया रेगुलर बेल। दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है प्रिवेंट ऑफ अरेस्ट। अगर मेरे खिलाफ किसी ने एफआईआर किया तो पुलिस स्वाभाविक है कि मुझे
इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अरेस्ट कर लेगा, बराबर। तो मैं पहले ही कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लेता हूं। एंटीसिपेटरी बेल कब दिया जा सकता है? जब एफआईआर झूठा हो, ठीक है, या एफआईआर में जो एलिगेशन है वो बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ मामले हैं या एफआईआर किसी रिवेंज में किया गया है, तो इस बातों का आधार लेकर आप कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हो। आप कोर्ट में ये बोल सकते हो कि सर ये जो एफआईआर है वो झूठी है, ये रिवेंज के लिए लिया गया है। अगर मुझे पुलिस अरेस्ट करता है और बाद में कुछ नहीं मिलता तो मेरा जो इज्जत है समाज में वो खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले आप मुझे बेल दे दें, अरेस्ट मतलब एंटीसिपेटरी बेल दे दें, ताकि मुझे पुलिस अरेस्ट ही ना कर पाए। लेकिन मैं पुलिस को पूरा जो है सपोर्ट करूंगा, वो जहां बुलाएंगे मैं जाऊंगा, वो जब बुलाएंगे तब जाऊंगा, जो मांगेंगे वो दूंगा, फुल कोऑपरेट करूंगा, लेकिन वो अरेस्ट ना करें। तो कोर्ट जो है आपके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके आधार को बनाते हुए कोर्ट जो है आपको एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है। तीसरा होता है डिफॉल्ट बेल, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि चार्जशीट 60 दिन में नहीं हुआ फाइल या 90 दिन में नहीं हुआ फाइल, तो पुलिस क्या, कोर्ट क्या कर देगा? डिफॉल्ट बेल दे देगा। किसको? अक्यूज्ड को। क्यों दे देगा? क्योंकि पुलिस का ये काम था ना कि वो 60 दिन में रिपोर्ट बनाए, ठीक है, 10 साल से कम वाले अपराध में, 90 दिन में रिपोर्ट बनाए 10 साल से ऊपर के अपराध में। तो अगर पुलिस ये फेल हो जाता है रिपोर्ट सबमिट करने में 60 दिन और 90 दिन में, तो अक्यूज्ड क्यों पीछे भाई? उसका फायदा अक्यूज्ड को मिलना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो अक्यूज्ड होता है उसको बेल मिलने का अधिकार हो जाता है, इसीलिए इसको डिफॉल्ट बेल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरिम बेल, ठीक है, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का मतलब होता है कि हमने बेल एप्लीकेशन लगाया था, ठीक है, लेकिन मेरा बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है और मेरे घर में कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए हैं जहां मुझे जाना बहुत जरूरी है, ठीक है, जैसे शादी हो गया, मेरी बेटी का शादी है, या मुझे खुद भी शादी करना है, ठीक है, या कोई ऐसा मामला है जहां पे माता पिता गुजर गए हो, एक ही बेटा वो अग्निदेह वो होता है ना दाह संस्कार करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरिम बेल दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके का बेल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे यहाँ पे कि हमें जब पुलिस ने पीसी दिया था या जेसी दिया था, ठीक है, तो पीसी और जेसी का जो कंडीशन है, ठीक है, उसमें सबसे पहले पीसी देना था। पीसी कितने दिनों के लिए चाहिए था? 15 दिनों के लिए मैक्सिमम। अब ये 15 दिनों में जो है ना, पहले क्या था कि 15 दिन आप एक साथ ले सकते थे, ठीक है, अभी वाले में कर दिया है कि 15 दिन आपको कभी भी मिलेगा, ठीक है। जैसे 90 दिन वाला जो है ना चार्जशीट वाला मामला, 90 दिन में आप 60 दिन के अंदर कभी भी ले सकते हो। थोड़ा ये ट्रिकी है, समझो तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापिस से समझा दूंगा, ठीक है। और ये जो 60 दिन वाला था ना जिसमें 10 साल से कम का पनिशमेंट था, उसमें पुलिस 40 दिन तक कभी भी पीसी ले सकता है 15 दिनों के लिए, ठीक है, ये मेन पॉइंट था। इसके आगे का मैं कल समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे।